जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान ने आईएमएफ प्रोग्राम लिया है, और ये कुछ $6 बिलियन का आईएमएफ प्रोग्राम है जिसको पाकिस्तान ने हासिल किया, और उसमें से तकरीबन 2-1 बिलियन डॉलर हमें मिला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान 22 दफा 22 टाइम्स आईएमएफ के पास गया है लोन लेने। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। उसके साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये क्यों जाना पड़ता है आईएमएफ के पास, हमारी इकोनॉमी में कितना, हम कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं हर साल, कितना हमारा डेफिसिट होता है। इसके लिए मैंने सारी रिसर्च की है। और हमारा जीडीपी मिक्स क्या है, और हमें क्या करना चाहिए कि चीजें बेहतर हो सकती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि तकरीबन 22 दफा पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास गया है। और उस 22 दफा में देखा जाए तो 1958 में हम पहली दफा आईएमएफ के पास चले गए थे। जनरल अयूब साहब जब हुआ करते थे तो तब जो है वो गए। फिर जनरल अयूब के बाद जुल्फकार अली भुट्टो भी आईएमएफ के पास गए। फिर जनरल जियाउल हक भी आईएमएफ के पास गए। फिर जिया साहब के बाद फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो पहला टेन्योर था 1988 टू 1990 जो था, उसमें भी मोहतरमा गई। और फिर पीएमएलएन अपने पहले टेन्योर में भी गई। फिर मुशर्रफ साहब जो थे 99 में आए तो वो भी गए आईएमएफ के पास। और फिर मुशर्रफ 2008 में हटे तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो गई आईएमएफ के पास। और फिर उसके बाद जब 2013 में पीएमएलएन आई तो वो भी आईएमएफ गए लोन लेने। और उसके बाद अभी इमरान खान साहब आए तो वो भी आईएमएफ लोन लेने गए हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट हिस्ट्री। अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही जिसने आज तक आईएमएफ से ऑलमोस्ट लोन ना लिया हो। अच्छा, पाकिस्तान ने आईएमएफ से बहुत बड़ा लोन नहीं लिया, लेकिन जारी बात है जब इस तरह का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता है तो वो 7 स्ट्रिंग्स अटैच कर देता है कि आपको ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने मुल्क में, ताकि आप जो है आपका मुल्क जो है वो अच्छे तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। तकरीबन हमने 14 एक अरब डॉलर आईएमएफ से लिया। और अच्छा, इसमें मजे की बात है, अगर इसको थोड़ा डायसेक्ट करें तो पाकिस्तान में अगर सिविल मिलिट्री को देखा जाए कि क्या सिविलियन ने ज्यादा लोन लिए या मिलिट्री ने ज्यादा लोन लिए, तो जो टोटल लोन लिए हैं, वो जो बोरिंग की है उसमें जो डिक्टेटर्स पाकिस्तान में रहे हैं उन्होंने 18% लोन लिए। जबकि पीएमएलएन ने अपना जब भी पावर में रही है तकरीबन 35% लोन पीएमएलएन ने लिए। और 47% जो लोन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आए। और ये बड़ा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और इसको फिर नंबरों में भी बताया जा सकता है कि डिक्टेटर्स ने तकरीबन 2500 अरब लिया, 2.5 बिलियन लिया, पीपल्स पार्टी ने 6.4 लिया, फिर पीएमएलएन ने 4.85 बिलियन डॉलर लिए। अच्छा, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त की जो प्रॉब्लम है, जो अभी रिसेंटली हमें $6 बिलियन उन्होंने हमें, हमारा पैकेज उनके साथ तय हुआ, उस 6 बिलियन में से अभी रिसेंटली उन्होंने हमें 500 मिलियन दिया है। देना उन्होंने हमें 2.2 बिलियन था इस दफा। और क्योंकि उन्होंने अपनी जो था वो जो रिव्यू करने थे हमारे प्रोग्राम को, उसकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट देनी थी, लेकिन उन्होंने देना तो 2.2 बिलियन था, लेकिन दिया सिर्फ $500 मिलियन है। अभी जारी बात है पाकिस्तान अब $6 अरब में से सिर्फ $2 अरब मिला है, लेकिन उसके साथ साथ चीजें बहुत ज्यादा अटैच हो गई हैं। अब हमें आईएमएफ में क्यों जाना पड़ता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहा था ताकि मैं बड़े अच्छे से बात कर सकूं आप लोगों के साथ। पहली बात तो ये है कि हमें जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा बजट डेफिसिट है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो टोटल हमें हमारा जो बजट होता है, जो हमें चाहिए, जब फॉर एग्जांपल 2019-20 का जो बजट था, अभी जून में हमारा नया बजट आएगा, लेकिन जो 2019-20 का बजट था वो तकरीबन 6.5 ट्रिलियन टू 7 ट्रिलियन रुपीज का बजट था। ठीक है जी, 6.5 टू 7 ट्रिलियन रुपीज का बजट था। अच्छा, हमारी जो जो टैक्स कलेक्शन थी वो तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीज थी, जो टैक्स रेवेन्यू आया था। अच्छा, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, वो तकरीबन 400 से 500 मिलियन था। सो आप इमेजिन करें कि 2 ट्रिलियन रुपीज का बजट डेफिसिट है। और इसके जब मैंने स्टडी की तो ये जो बजट डेफिसिट है, एक तो हमारे खर्चे हैं, फिर एक होता है कि जी हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है।
जो हमने लार्जर स्केल में मुल्क के अंदर करनी होती है जी, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी और इस तरह की चीजें। फिर एक हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है, वो भी इसका हिस्सा होता है। सो हमारा बजट को बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि इस बजट को बहुत मजीद बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है। सो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स और बाकी डिफेंस और सारा कुछ डाल डूल के तो ये 7-1 ट्रिलियन रुपीस बनता है, और वो भी हमसे इकट्ठा नहीं हो पाता। जब वो इकट्ठा नहीं हो पाता तो फिर हमें जाहिर बात है आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। अच्छा, हमारे टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 13-13.5 बिलियन डॉलर है, जो कि कुछ भी नहीं है, बड़ा थोड़ा नंबर है। अच्छा, अगर हमें इसके बाद एक्स्ट्रा बजट चाहिए होता है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है हमें, कोई लेट्स से जी हमने करतारपुर खोल लिया, कॉरिडोर खोला, या कोई और बड़ी मोटरवे करना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है। फिर हम आईएमएफ उसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और बाकी चीजें करते हैं। एक तो ये चीज आपके समझने की होगी। अब होता यह है कि गवर्नमेंट इतनी बोरिंग करती है, इतनी बोरिंग करती है कि सबसे पहले तो वो डोमेस्टिक बोरिंग करती है, जो लोकल बैंक है उनसे पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके अपने खर्चे पूरे नहीं होते। जब वो लोकल बैंक से पैसा इकट्ठा शुरू कर देते हैं, तो जो बिजनेसमैन होता है, जो आम आदमी होता है, उसके वो तो जाके बैंक से लोन ही नहीं ले सकता, क्योंकि वो लोन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया होगा। तो फिर हमें जो हमारे जो इंटरनल डोमेस्टिक जो बिजनेस एक्टिविटी है वो शुरू नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। फिर अगर हम इंटरनेशनल बोरिंग करने चले जाते हैं, आईएमएफ जाएंगे, फिर हम बॉन्ड्स जारी कर देते हैं, फिर उसका भी हमें अपना डैमेज हो जाता है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की चीज समझ लिया कि अभी जो जून में नया ये साल कंप्लीट होगा, इस दफा एक बड़ा फिगर आ रहा है, और वो है कि तकरीबन 5-1 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हमारा बजट उतना ही है, 7-1 ट्रिलियन का टोटल बजट हो या 6.5 का हो, तो बजट डेफिसिट थोड़ा सा कम होगा इस दफा। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो रही है। हमें मार कहां पड़ती है पाकिस्तान को कि लोग टैक्स नहीं देते। जब लोग टैक्स नहीं देते तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा मुल्क चलाने का। बिजनेस एक्टिविटी बहुत होती है, लेकिन बिजनेस कोई पैसा देने को, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इसलिए नहीं है कि ये हमें फ्री एजुकेशन नहीं देंगे, ये हमें फ्री हेल्थ नहीं देंगे, उस तरह एक लार्जर स्केल पे हेल्थ कवरेज नहीं देंगे। तो वो कहते हैं हम क्यों इनको पैसे दें अगर हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। सो गवर्नमेंट को अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक और चीज बता दूं जो पाकिस्तान की जीडीपी मिक्स के हवाले से, ताकि हमारे व्यूअर्स को वो भी पता चल जाए। हमारा जो जीडीपी मिक्स है, जारी बात आपका सर्विस सेक्टर होता है, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्शन होती है, और एग्रीकल्चर होता है। अगर हम अपनी जीडीपी के जो 5 हिस्से बनाएं, तो जो तकरीबन 3 हिस्से हैं वो सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है जी। मतलब वो उतना पैसा पैदा करती है, सर्विस सेक्टर हमें देता है। फिर उसके बाद तकरीबन 1.25 सेक्टर, जो 1.25% ऑफ द टोटल जीडीपी है, 1.25, 3% तो लेगी, सर्विस सेक्टर हमें देता है। 1.25 जो है वो हमें देता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री देती है, और 0.75 जो है वो आप समझ लें कि हमें एग्रीकल्चर देता है। तो ये टोटल हमारा जो 0.75 जो है अच्छा है, हम एग्रीकल्चर मुल्क, लेकिन हम कर कुछ सकते नहीं है, हमारी इंडस्ट्री चलती नहीं है। इंडिया में आप देख लें, इंडिया में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो रिसेंटली बिल्स लेके आए थे एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से, आई पर्सनली फाइंड कि वो बिल्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर को ऊपर उठाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर आए। प्राइवेट सेक्टर के आने के 2 नुकसान होते हैं, छोटा किसान तो बिल्कुल ही मर जाएगा, मोनोपोली भी हो जाती है, लेकिन वहां पे पैसा पैदा करने की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है तो वो प्राइवेट सेक्टर है। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत छोटा है, उसकी वो उस तरह चीजें नहीं है। बट एनी हाउ, नाउ कमिंग टू द स्टोरी, अब जब आईएमएफ और इस तरह के जो अदारे होते हैं, जब हमें वो कह रहे हैं कि जी आपकी रेवेन्यू है, अभी पिछले साल 4 ट्रिलियन थी, 2.5 ट्रिलियन का आपका पिछले साल का 2019-20 का बजट डेफिसिट था, फिर हमें पैसा लेना पड़ता है। अच्छा, जब वो पैसा लेना पड़ता है तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो हमारे साथ स्ट्रिंग्स अटैच करते हैं। जब वो स्ट्रिंग्स अटैच करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी आप सब्सिडी ना दें लोगों को। अब सब्सिडी होता है कि गवर्नमेंट बिजली महंगी पैदा करती है, अगर वो सब्सिडी ना दे तो गवर्नमेंट तो हिल के रह जाएगी, अवाम के ऊपर प्रेशर आएगा। अभी भी क्या हो रहा है कि अभी बिजली महंगी हो रही है, अभी इन्होंने हमें पैसे दिए हैं तो अभी बिजली महंगी होगी, ऑयल जो है उसकी डायरेक्ट प्राइसेस अवाम को पे करनी पड़ेगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो डेफिनेटली बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं हमें
वो होंगे। अच्छा, इसमें अब देखना यह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ये हमारी जो सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो दोनों मिलकर इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्मी भी सपोर्ट कर रही है, आर्म्ड फोर्सेस भी सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को इन इन मेकिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गुड, ताकि इकोनॉमी इटसेल्फ इज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में भी है। सो जिस तरह जो बिजनेस इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कराची में किस तरह दहशतगर्दी होती थी, तो बिजनेस एक्टिविटी बंद हो जाती थी, तो द मिलिट्री हेल्प द गवर्नमेंट कि वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का अच्छा कंट्रोल रहेगा तो बिजनेस एक्टिविटी होगी। और अगर वहां पे फौज चीजों को टेक केयर ना करती कराची में, तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस हब था वो तो दहशत गर्दों के जंगल में फंस चुका था, फिर एथनिक, फिर सेक्टेरियन और पता नहीं क्या क्या वहां पे मामला आते हैं। सो दे मेड इट अ बेटर ताकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो सकें और गवर्नमेंट इजीली फंक्शन कर सके। इसी तरह मिलिट्री ने अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश किया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ताकि वहां से भी कुछ जो है वो पैसा आए और चीजें जो हैं वो बेहतर हों। एक चीज जो रिसेंटली डेवलप हुई है और वो है कि जो आईएमएफ ने ये कहने को आ रहा है और ये स्टोरी भी ये चल रही है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप जो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको ऑटोनमस करें, उसके अंदर इंटरफेरेंस बंद करें। और जो अब ये अगर ये होता है और उसके ऊपर लेजिस्लेशन होती है और पार्लियामेंट में वो बिल जाता है और हफीज शेख साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको कहा जाता है कि जी हम इन बिल्स को जो है ना फास्ट ट्रैक पे लेजिस्लेशन कराएंगे। अच्छा, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर साहब हैं वो आई थिंक ही वाज इन इजिप्ट लास्ट टाइम इन हिज पोस्टिंग, तो वो वहां पे आईएमएफ का प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अभी आई थिंक जो क्रिस्टीना लगार्ड हैं उन्होंने इमरान खान को कहा कि ही इज अ गुड ऑफिसर दिस दिस दिस, और उन्होंने उनको लाके तो स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया। अच्छा, अभी स्टेट बैंक जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा, हर किस्म का वो थेरेटिकल पूरी लेजिस्लेशन थेरेटिकली चीजें डेवलप करेगा। जब वो थेरेटिकल लॉज बनाएगा तो वो उनको इंप्लीमेंट भी करेगा, गवर्नमेंट को कह के, बैंकों को कह के। तो वो जो थेरी स्टैब्लिश करेगा तो और उसकी उसकी ग्राउंड रियलिटी फॉर एग्जांपल बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर वो कहते हैं कि जी आपका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अगर गिलगित जा रही है या क्वेटा जा रही है, तो वो वहां से अगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, वो प्रॉफिट में नहीं जा रही, तो कहेंगे बंद कर दें इसको। तो जब उसके बंद करेंगे तो उसके इम्प्लीकेशन होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान जो क्वेटा है वो पूरे पाकिस्तान से कट जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो हमें आइंदा आने वाले दिनों में हैं। पाकिस्तान की जो बका है या पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है वो एक ही चीज पे है, और वो है ज्यादा टैक्सेशन। टैक्स इकट्ठा करें, गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्सेस ज्यादा लगा दें, ये नहीं है कि अगर ऑलरेडी एक बंदा शरीफ आदमी, मेरे जैसा शरीफ आदमी ऑलरेडी टैक्स दे रहा है तो मेरे पे और जो है ना 20-30 हज़ार का टैक्स लगा दें। जो टैक्स नेट में लोग नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आना, दैट इज अ चैलेंज। और मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर अगर 4 ट्रिलियन रुपीज इकट्ठा हुआ था, इस साल अगर 1,000 अरब रुपया 1 ट्रिलियन रुपीज और इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी है। और इससे ज्यादा टारगेट जो हमारा तकरीबन 5300-5500 5.5 ट्रिलियन रुपीज का था, लेकिन अगर 5 ट्रिलियन रुपीज भी इकट्ठे हो जाते तो दैट इज मच मच बेटर। सो अगर हम इसी तरह हर साल अपना वो टारगेट मीट करते रहे और हम अगले साल 5500 हम 6 ट्रिलियन के रुपीज इकट्ठा कर लें, तो आई एम ऑफ द व्यू के हम बहुत बेहतर चीजों में आ सकते हैं। सो इकोनॉमी, आईएमएफ, ये जो चीजें हैं ये हमें मैनेज करनी पड़ेगी और आईएमएफ से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये हमारे साथ भारत है, बांग्लादेश है, किस तरह इकोनॉमी ऊपर उठा के ले गए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है, बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है इंडिया बांग्लादेश के अंदर। सो हमें वो एनवायरनमेंट देना है, वो क्रिएट करना है, अगर हमने वाकई ही एक स्टेबल मुल्क बनना है। और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था उसमें भी यही बात हुई थी। उन्होंने कहा भाई कि आप अपनी जो इस मुल्क में जो एलीट ने चीजें कैप्चर की हुई है ना उनसे जान छुड़ानी है, और जितनी ग्रोथ हो रही है वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे, उनको जॉब्स क्रिएट करें। ठीक है, और अगर हमने ये ना किया और जो पिछले हमने 20 साल में दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हमारे डोमेस्टिकली चीजें खराब रही, फिर एक्सट्रीमिज्म रही, फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट रही पाकिस्तान में, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट का चैलेंज है, कोविड का चैलेंज आ गया है। अब ये सारी जो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन भी बदल रहे हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली हम उसको बदल रहे हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सो हमें क्या करना है कि हमें अपना एंटायर जो नेशनल फ्रेमवर्क है स्टेट का, उसको कलर और देना है।
हमें द वर्ल्ड हैज़ सीन पाकिस्तान एज़ अ सिक्योरिटी स्टेट कि जी यहाँ पे जो है वो हर वक़्त कोई ना कोई मसला रहता है। सो वी हैव टू चेंज दिस इमेज। अभी जो रिसेंटली कल बाइडेन ने इमरान खान को नहीं बुलाया वहां पे अमेरिका उस क्लाइमेट सम लीडर समिट में, तो हमें अपना इमेज बताना था दुनिया को भाई कि हमने इतने पौधे लगाए हैं, हम एनवायरनमेंट में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाई वी हैव बीन इग्नोर्ड। लेकिन हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। सो वी हैव अ रियल चैलेंज ऑफ प्रोजेक्टिंग आवरसेल्फ, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एट द सेम टाइम हमने दहशतगर्दी की जंग तो लड़ी, लेकिन हम काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में वी आर नॉट एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जिसमें हमें चीजें बेहतर होनी चाहिए। सो अगर आईएमएफ के चंगल से निकलना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा एंड इमेज बिल्डिंग करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू शेप आवरसेल्फ। That's the only way we can survive, and that's the only way we can compete. And I hope things will be in good way और हम IMF के चंगल से निकल सकते हैं। अदरवाइज IMF हमें हमें वो हम पे शिकन लगाता जाएगा जो कि बुरी भी नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कर हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए रहे हैं। ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करें। अब हम हाउस इन ऑर्डर अगर इकोनॉमिकली नहीं करते, then it is going to be a big problem for us and otherwise फिर जो मसाइल है वो बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू वेरी